एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें। आपके लाइक करने से मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आता है। और अगर आपको वीडियो अच्छी नहीं लग रही है तो आप वीडियो को डिसलाइक कर दें। अपना कमेंट करके भी बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं द्रव द्रव विलयनों का वास्ता किस प्रकार से निकालेंगे। तो यहाँ द्रव द्रव विलयन से मतलब है, द्रव का मतलब विलय और द्रव का मतलब विलायक। यहाँ हमारे पास में ये ऐसा विलयन है जिसमें विलय और विलायक दोनों के दोनों द्रव अवस्था में है। ऐसे विलयनों के वाष्प दाब को जिस वैज्ञानिक ने समझाया था उनका नाम राउल्ट है। राउल्ट एक फ्रेंच वैज्ञानिक थे जिनका पूरा नाम फ्रांसिस मार्टे राउल्ट है। इन्होंने अपना नियम 1986 ईस्वी में दिया था। क्या है इनका नियम? इनका नियम ये है, वाष्पशील द्रवों के द्वारा बने विलयन में प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब उसके मोल अंश के समानुपाती होता है। मैं आपको विस्तार से समझाता हूँ इसमें है क्या। हमारे पास में कोई विलयन है और वह विलय और विलायक से मिलकर बना है, तब विलय का आंशिक दाब विलय के मोल अंश के समानुपाती होगा और विलायक का आंशिक दाब विलायक के मोल अंश के समानुपाती होगा। सीधी सी बात ये कही है, दूसरे शब्दों में ये कही है, किसी विलयन में उपस्थित अवयव पदार्थों का आंशिक दाब उनके मोल अंश के समानुपाती होता है। देखिए यह है राउल्ट का नियम। वाष्पशील विलयन में उपस्थित प्रत्येक अवयव का वाष्प दाब उसके मोल अंश के समानुपाती होता है। या करके इसे हम दूसरे शब्दों में भी, या हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, किसी विलयन में उपस्थित प्रत्येक वाष्पशील अवयव का आंशिक दाब उसके मोल अंश के समानुपाती होता है। दोनों में से आप कोई सा भी नियम लिख देंगे, दोनों के दोनों ही सही है। चाहे आप खुले वाला लिख दीजिए, चाहे आप निचले वाला लिख दीजिए, दोनों के दोनों नियम ही सही है। मैं एक बार फिर समझा देता हूं आपको। हमारे पास में कोई विलयन है, विलयन दो द्रवों से मिलकर बना है, एक विलय और दूसरा विलायक। दोनों के दोनों ही वाष्पशील है, या ऐसा भी हो सकता है कि एक अधिक वाष्पशील हो और एक कम वाष्पशील हो, और ऐसा भी हो सकता है कि एक वाष्पशील ना हो और केवल दोनों में से एक ही वाष्पशील हो। ऐसी अवस्था में किसी भी अवयव का जो आंशिक दाब होगा वह उसके मोल अंश के समानुपाती होगा। अगर वाष्पशील अवयव है तो, नहीं है तो फिर उसका आंशिक दाब उसके मोल अंश के समानुपाती नहीं होगा। कुछ विलय या विलायक ऐसे भी होंगे जो वाष्पशील नहीं होंगे। माना हमारे पास में कोई विलयन है, विलयन दो ही अवयव से मिलकर बना होता है, एक विलय और दूसरा विलायक। विलय की संख्या एक से अधिक हो सकती है, मगर हमारे पास में जो हमने यहाँ विलयन मान रखा है ये एक ही विलय और एक ही विलायक से मिलकर बना है। एक ही इसमें विलय है और एक ही विलायक। हमने विलायक को नंबर 1 मान लिया और विलय को नंबर 2। इसे हमने मान लिया 2, इसे हमने मान लिया 1। मतलब यहाँ ये है कि जो विलयन है वह विलय और विलायक से मिलकर बना है। ध्यान से देखिए, अभी हमने नियम पढ़ा है राउल्ट का नियम ये कहता है कि किसी विलयन में उपस्थित वाष्पशील अवयव का आंशिक दाब उसके मोल अंश के समानुपाती होता है। तो हम यह मान लेंगे, माना विलय का आंशिक दाब को डिनोटेड करते हैं P से, तो विलय का आंशिक दाब हो जाएगा P2 तथा मोल अंश X2 है। जिस प्रकार हमने विलय का माना है
ठीक उसी प्रकार हम विलायक का भी मान लेंगे। तब विलायक का आंशिक दाब P1 तथा मोल अंश X1। चलिए देखते हैं राउल्ट के नियम से। राउल्ट का नियम क्या कहता है? राउल्ट का नियम ये कहता है कि अगर हम यहाँ निकाल लेते हैं किसके लिए, विलय के लिए, और यहाँ हम निकाल लेते हैं विलायक के लिए। एक साइड में निकाल लेंगे विलय के लिए और दूसरी साइड में निकाल लेंगे विलायक के लिए। तो राउल्ट के नियम से P2 समानुपाती हो जाएगा किसके, X2 के। ठीक इसी प्रकार विलायक के लिए भी P1 समानुपाती हो जाएगा किसके, X1 के। P1 आंशिक दाब है विलायक का और P2 आंशिक दाब है विलय का। X1 मोल अंश है विलायक का और X2 मोल अंश है विलय का। चलिए इस समानुपात के चिन्ह को हटा देते हैं। तो P2 इक्वल टू हो जाता है किसके, P2 इक्वल टू हो जाता है X2 और P2 नोट के, नोट के इक्वल हो जाता। ठीक इसी प्रकार P1 इक्वल टू हो जाता किसके, X1 और P1 नोट के। ये दो समीकरण हमें यहाँ प्राप्त हो गई, समीकरण 1 और समीकरण 2। हमें पता है जो कुल दाब होता है डाल्टन के नियम से, डाल्टन के नियम से, डाल्टन का नियम ये कहता है किसी बंद पात्र में उपस्थित जो कुल दाब लगता है वो उसमें उपस्थित सभी अवयवों के दाब के योग के बराबर होता है। मान लीजिए हमारे पास में कोई डिब्बा है और उसमें हमारे पास में दो वाष्प दाब कार्य कर रहे हैं या दो आंशिक दाब लग रहे हैं, तो पात्र की दीवारों पर जो कुल बल लगा होगा वह उन दोनों आंशिक बलों के योग के बराबर होगा। ठीक उसी प्रकार से हम यहाँ विलियन का आंशिक दाब निकाल रहे हैं। डाल्टन के नियम से देखिए कुल दाब कितना होगा, P। कुल दाब P किसके इक्वल होगा, P1 प्लस P2 के। P1 की वैल्यू रख दीजिए X1 P1 नोट, P2 की वैल्यू भी रख दीजिए X2 P2 नोट। ये रख दी हमने यहाँ इनकी दोनों की वैल्यू। अब हमें पता है जो कुल मोल अंश होता है किसी विलियन का वह होता है 1। X1 प्लस X2 इक्वल टू 1, या X1 किसके इक्वल हो जाएगा, 1 माइनस X2 के। इसे इधर ले जाएंगे तो माइनस में चला जाएगा। इस वैल्यू को उठाएंगे और जहां X1 रखा है यहाँ रख देंगे, तो हमारे पास में ये हो जाता 1 माइनस X2 P1 नोट प्लस X2 P2 नोट। इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो यहाँ हो जाएगा P1 नोट माइनस P1 नोट X2 प्लस X2 P2 नोट। ठीक, इसमें भी X2 है, इसमें भी X2 है, तो दोनों में से X2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा P1 नोट, यहाँ मैं प्लस लगा रहा हूँ, प्लस X2 इसे पहले लिख दूंगा और इसे बाद में, तो ये हो जाता हमारे पास में P2 नोट माइनस P1 नोट। किसके इक्वल है, P के। अगर हमें विलियन का कुल दाब निकालना हो तो वह किसके बराबर होगा, विलायक के मोल, विलायक के आंशिक दाब के प्लस विलय के मोल अंश की गुना करनी पड़ेगी हमें किसमें, विलायक और विलय के आंशिक दाब को एक दूसरे में से घटाकर। ये होगा हमारा कुल आंशिक दाब विलियन का। देखिए ये राउल्ट के नियम की सीमाएं हैं। राउल्ट का नियम केवल तनु विलियनों के लिए लागू होता है। जो विलियन गाढ़े होंगे, सांद्र होंगे, उनके लिए यह नियम लागू नहीं होता है। दूसरा है राउल्ट का नियम विद्युत अपघट्यों के द्वारा बने विलियनों के लिए लागू नहीं होता है। अर्थात राउल्ट का नियम ऐसे विलियनों के लिए लागू नहीं होता है जो विद्युत अपघट्य पदार्थों के द्वारा बने होते हैं, और राउल्ट का नियम केवल स्थिर ताप पर ही लागू होता है। अर्थात यह नियम केवल तब ही लागू होगा जब ताप आपका कांस्टेंट होगा। यदि ताप कांस्टेंट नहीं है तब नहीं होगा।
राउल्ट का नियम केवल स्थिर ताप पर ही लागू होता है। नंबर 4 है इसमें, यह नियम आदर्श विलयनों के लिए लागू होता है। यदि विलयन आदर्श विलयन नहीं है तब यह नियम लागू नहीं होगा, और यह नियम केवल ऐसे विलयनों के लिए लागू होता है जो अवाष्पशील विलय तथा वाष्पशील विलायक के द्वारा बने होते हैं। इस नियम की ये कुछ सीमाएं थी।